हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर उससे पहले वीडियो में आप अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि भारत में आपको ये बताया था कि सिलेबस क्या है। और उसमें मैंने पुर्तगाली जो आप यूँ कह सकते हो कि भारत में जो यूरोपियन कंपनीज आई हैं उनके आगमन के बारे में मैंने शुरुआत कर दी है। तो इसके लिए लास्ट वीडियो आप देखें। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रसून गौतम है, ठीक है। और मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ इस चैनल के माध्यम से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए, आपको सहयोग देने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, है ना। तो आज मैंने आपको पहले जो वादा किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर आ रहा हूँ। और हाँ, जल्दी ही आपको एक तरफ ये हिस्ट्री का कोर्स चलेगा, दूसरी तरफ मैं कोर्स बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ और वहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी एक साथ पैरेलली आपको सारी कुछ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से आपको सिलेबस बताया था लास्ट क्लास में। मैं लास्ट क्लास की तरफ ले चल रहा हूँ। ये मैंने आपको सिलेबस बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भाई क्या? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपीय कंपनीज का आगमन। और जिसमें हम एक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, और वो क्या कर चुके हैं? पुर्तगाली। हम पुर्तगाली क्लियर कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हालांकि मैं डच कंपनी के बारे में पहले बता सकता हूं, बट मैं गठन के आधार पर बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अगर किसी कंपनी का गठन हुआ है तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है। किसका हुआ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है। और कब हुआ है? 1600 ईस्वी में, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1602 ईस्वी में, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1616 ईस्वी में। तो ये बाद में। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो मैं आपको, देखो, मैं सब कुछ बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको एकदम टॉपिक से लेकर रिलेटेड करके लाया हूँ। क्यों, कैसे, कब, उस तरीके से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं पहले, ये आपका कोर्स रहा, मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि एक बात मुझे बताइए। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि यूरोप में क्या हुआ? 14वीं शताब्दी में क्या हुआ? एक विचारधारा ने जन्म लिया। क्या किया? एक विचारधारा ने जन्म लिया। और उस विचारधारा का नाम क्या था भाई लोग? धातुवाद की विचारधारा। धातुवाद की विचारधारा, यानी ये विचारधारा क्या होती है कि जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना है वो देश उतना ही ज्यादा क्या कहलाएगा? अमीर कहलाएगा। सोने का मतलब, यहां पर धातु का मतलब सोने से ही नहीं है, यहां पर बहुमूल्य धातु से है। किससे है? बहुमूल्य धातु से है, ठीक है। तो धातुवाद की विचारधारा आई, साथों साथ वहां पर एक और विचारधारा ने जन्म लिया था। और वो विचारधारा क्या थी? उपनिवेशवाद की विचारधारा। उपनिवेशवाद की विचारधारा। उपनिवेशवाद की विचारधारा। और ये कब आई? ये यूरोप में 15वीं शताब्दी में आई। कब आई? 15वीं शताब्दी। यहां तक बात समझ में आई? ये कब आई? 15वीं शताब्दी में आई। तो इन दोनों विचारधाराओं से एक ही मतलब निकलता था। और वो क्या निकलता था कि एक यहां पर साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस देश के पास जितनी ज्यादा धातु होंगी तथा जितने ज्यादा उपनिवेश होंगे, उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी। जैसे भारत ब्रिटेन का क्या था? कॉलोनी था, उपनिवेश था। और वही देश क्या कहलाएगा? वह देश शक्तिशाली देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शक्तिशाली।
अब देखो, हर देश चाहे कोई भी हो, हर देश क्या चाहता है? खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता है, और शक्तिशाली बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? बहुमूल्य धातुएं, और बहुमूल्य धातुएं कहां से आएंगी? उपनिवेश से। ये पूरी चीजों को जानने के लिए आप लास्ट क्लास जरूर देख लो, तभी आगे क्लास ये समझ में आएगी। अच्छा, एक और बात, चलो इस बात को बाद में कर लेंगे। आज हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को लेकर। हम किसके बारे में चर्चा करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को लेकर। जब धातुवाद की विचारधारा और उपनिवेशवाद की विचारधाराओं ने जब जोर पकड़ लिया, तो यूरोप के हर देश में एक होड़ मच गई कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए? उपनिवेश बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा धातु कलेक्ट किए जाए, और अपने देश को उतना ही ज्यादा पावरफुल और अमीर बनाया जाए। तो इस चक्कर में सारे यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया कि अपने अपने देश में 2-2, 3-3, 4-4 जो कंपनियां, छोटी मोटी कंपनी चलती है, जैसे मान लो अभी भारत का ही एग्जांपल ले लो, रिलायंस हो गई, टाटा हो गए, अडानी हो गए, इन सारी कंपनीज को भारत सरकार मिला के एक नाम दे दे, कोई एक नाम, मतलब सबको मिलाकर एक कर दिया और एक नाम कोई दे दिया, और उस कंपनी को कहा कि अब जाओ चाइना में, आप ब्रिटेन में, चाइना में, कहीं भी आप व्यापार करो। तो ऐसे ही वहां के देशों ने क्या किया, खासकर मैं ब्रिटेन की बात करूं, कि वहां की जो 5-6 छोटी छोटी कंपनीज थी, उन सबको मिलाकर एक कंपनी का गठन किया वहां की सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ने। और वो गठन कब किया? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में क्या कर दिया गया? कंपनी का गठन किया गया। कंपनी का क्या किया गया? गठन किया गया। और ये कहां किया गया बताया आपको? दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट लिख लो। गठन लंदन में किया गया। कहां किया गया? गठन किया गया। और किस बात से किया गया? आपको पता ही है, धातुवाद, यानी अमीर बनना था, पावरफुल बनना था। तो देखो, किताबी भाषा देख लो, यह कंपनी पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि पूर्व की बात करें तो इंडिया, आपका मलेशिया, आपका इंडोनेशिया, श्रीलंका और चीन जैसे देश के साथ व्यापार करना। श्रीलंका तथा चीन जैसे देश, इन सब को क्या माना जाता है? इनको मिलाकर दक्षिण पूर्वी देश ये कहे जाते हैं। यानी कि ये कंपनी पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ भारत के साथ भी व्यापार के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? देखो, एक बनाई गई एक अंग्रेजी कंपनी थी, ठीक है। कब बनाई गई? 31 दिसंबर 1600 को। मैंने आपको बताया को शाही चार्टर द्वारा इसे शामिल किया गया। अब एक और बात समझो भाई, मान लो 5 कंपनीज ने, 5 कंपनी मिलके एक कंपनी बना दी इन्होंने। 5 कंपनी को मिलाकर इन्होंने क्या किया? को मिलाकर इन्होंने एक कंपनी बना दी। मिलाकर इन्होंने एक कंपनी बना दी एक कंपनी। अब इस कंपनी से कहा कि आप इंडिया जाओ या दक्षिण पूर्वी देशों में जाओ और वहां व्यापार करो। तो इस कंपनी ने क्या कहा होगा कि महारानी, या वहां की जो सरकार थी, वहां की एलिजाबेथ महारानी थी, कि महारानी हम तो चलो व्यापार करने वहां चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में और भी कंपनी है, मान लो हम तो वहां व्यापार कर रहे हैं और हम अकेले व्यापार करेंगे तो बेनिफिट भी ज्यादा होगा। ब्रिटेन की जो और छोटी छोटी कंपनीज हैं, मान लो ये कंपनी भी भारत में आकर फिर हमारे पीछे से व्यापार करने आ गई, तो मान लो हम तो आपके कहने के अनुसार 5-6 कंपनीज इकट्ठी हो गई, एक कंपनी बन गई और हम चले गए भारत व्यापार करने। ठीक है भैया, चले गए मतलब व्यापार करने। अब व्यापार में होगा फायदा भारत से, तो ये और छोटी छोटी कंपनी जो है ये भी तो बेनिफिट है, मुनाफा लेना चाहेंगी, और ये कंपनी भी क्या करेंगी? हमारे पीछे पीछे भारत आ जाएंगी, और हमारे पीछे जब भारत आ जाएंगी तो ये भी व्यापार करेंगी भारत के साथ। तो हमारे व्यापार में कहीं ना कहीं कमी आएगी या नहीं आएगी, या हमारे फायदे में कहीं ना कहीं कमी आएगी या नहीं आएगी? महारानी ने कहा यार ऑब्वियसली ये तो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा चलो ये समस्या का भी समाधान। तो महारानी एलिजाबेथ ने उनको क्या दे दी? मोनोपोली दे दी। क्या दे दी? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। क्या दे दिया? एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार का मतलब आपको एक चार्टर दिया जाता है, एक लिख के ठप्पा लगा के मोहर लगा के दे दी महारानी ने कि आपके अलावा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी।
अब खुश? आप कोई व्यापार करना और कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। अब कोई कंपनी के हम तो करेंगे तो सरकार से ज़्यादा थोड़े ही था, सरकार परमिशन देगी नहीं तो कंपनी दूसरे देश में जा ही नहीं सकती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आश्वासन दे दिया गया कि आप घबराओ मत, आप परेशान मत हो, आपके व्यापार में कोई भागीदार नहीं होगा, आप अकेले व्यापार करोगे और अकेले ही करते रहोगे। ये हम एक चार्टर्ड आपको देते हैं और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि यूरो यानी ब्रिटेन की कोई कंपनी आपके कॉम्पिटिटर के रूप में वहां खड़ी नहीं होगी, आपको कोई लॉस नहीं होगा। इस एकाधिकार को देते हुए 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है लंदन में। और क्यों होता है? किताबों में तो बहुत सारी बातें और आगे मैं भी किताबी भाषा बताऊंगा आपको, लेकिन मैं धातुवाद की विचारधारा को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो समझ लोगे, पढ़ लोगे उसे, तो ये क्लास धातुवाद जो शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं उस शब्द के मायने समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। ताकि इंग्लैंड में भारतीय मसाला व्यापार में भाग ले सके, ताकि इंग्लैंड मतलब कोई और भाग ना ले सके। अब देखो व्यापार के लिए क्या होगा, इसने कपास, रेशम, इंडिगो बोला जाता है भाई मेरे नील, इंडिगो को हिंदी में क्या बोलते हैं? नील, कपड़ों में लगाने वाला वही नील, ठीक है, कपड़ों में लगाने वाला नील, सॉल्ट पीटर और चाय का व्यापार किया। मतलब शुरुआत में इन्होंने किसका व्यापार किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस व्यापार के लिए, किस चीज के व्यापार के लिए भारत भेजा गया? कपास, रेशम, इंडिगो, सॉल्ट पीटर और चाय। धीरे धीरे ये कंपनी राजनीति में शामिल हो गई। क्यों हो गई? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। क्योंकि जब आप किसी देश की राजनीति पर अपना कंट्रोल कर लोगे, वहां के शासक के रूप में बन जाओगे, तो आप उस देश के आर्थिक संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो पहले तो ये देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताऊंगा कि ये भारत में वास्तव में व्यापारिक कंपनी बन के आए थे या फिर ये एक राजनीति में प्रवेश करने आए थे, ये बात का मुद्दा है। लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो समझिए। सॉरी। और 18वीं शताब्दी के मध्य से यानी 1750 ईस्वी से 1850 के मध्य से, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 1850 तक, यानी 1750 से 1850, यानी इन 100 सालों में भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट के रूप में कार्य किया इन्होंने। मतलब साम्राज्यवाद नहीं आ रहा अभी, उनके एजेंट के रूप में काम किया। और 18वीं शताब्दी के उदय से इसने धीरे धीरे वाणिज्य और राजनीतिक नियंत्रण खो दिया। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो समझ में आया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। मुद्दा सिर्फ मेन इतनी बड़ी रामायण को समझ लिया आपने, तो इस में से पॉइंट समझ लो। पॉइंट क्या समझने हैं कि भाई पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? ये देखो कब होती है? 1600 ईस्वी। कहाँ होती है? ये भी पॉइंट लिखा हुआ है, लंदन में होती है। किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। ठीक है, और इनको क्या दिया गया? एकाधिकार दिया गया। क्यों दिया गया? ये मैं बता दिया आपको। ठीक है, और ये क्या करने आए थे? भारत में व्यापार करने। तो इन्होंने शुरुआत में किसका व्यापार किया? कपास, रेशम और नील जैसे चाय के व्यापार किए। ठीक है, और ये धीरे धीरे फिर किस में शामिल होने लगे? राजनीति में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का कॉन्सेप्ट था। आया समझ में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई भाई? 1600 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। कहाँ हुई? लंदन में हुई। ठीक है, और इनको महारानी या वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया? इनको मोनोपोली, एकाधिकार दिया गया, चार्टर्ड दिया गया कि आपके अलावा कोई और दूसरी ब्रिटेन की कंपनी भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों की गई? एक एक चीज को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। यकीन मानना, अगर ये समझ में नहीं आया ना, आएगा कुछ भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों की गई? देखो, इसे भी देख लो, बता चुका हूं यार, पिछली 2 वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा क्यों की गई। ये किताबी भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ महान आत्मा है जो
यहीं से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि पिछला कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। इस कंपनी को शुरुआत में 1600 में अंग्रेजी व्यापारियों के लिए एक व्यापारिक संस्था के रूप में काम करने और विशेष रूप से ईस्ट इंडियन मसाला व्यापार में हिस्सेदारी लेने के लिए बनाया गया। मतलब सीधी बात है, 5-6 कंपनी मिलाई गई और एक कंपनी बना दी गई, इसको हम बाद में नाम दे देंगे। अब ये कंपनी जो बनाई गई, ये बेसिकली क्या करने के लिए बनाई गई थी? व्यापार करने के लिए। कि आप भारत के साथ क्या करेंगे, दक्षिण जो पूर्वी देश हैं उनके साथ क्या करोगे? व्यापार करोगे। और व्यापार भी किसका करोगे आप? खासकर मसालों का, रेशम का, कपास का और नील का, इन सारी चीजों का आप व्यापार करोगे। अच्छा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, मसालों का इसलिए क्योंकि भारतीय मसालों की या एशिया के जो मसाले थे उन मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में। अब आप जानते हो कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब लोगों में मांग ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? जब लोग मांगेंगे ज़्यादा दुकान वालों से, आप मान लो दुकान से आप एक पनीर की मांग ज़्यादा बढ़ जाए, पनीर की मांग, तो जब पनीर इतनी मांग है कि पूरा शहर उसी दुकान से खा रहा है पनीर, तो क्या होगा? पनीर वाला क्या करेगा? जब उसे पता चलेगा यार मेरे पनीर की तो बहुत मांग हो रही है, वो क्या करेगा? पनीर का रेट बढ़ा देगा। यानी कि डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है? वैल्यू भी हाई होती है। डिमांड हाई होती है तो वैल्यू भी क्या होती है? हाई। यानी कि मांग ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की तो भाई मेरे कीमत ज़्यादा होगी, और कीमत ज़्यादा होगी तो भाई कौन कमाएगा? व्यापारी तो कमाएंगे। ये तो मसाले की बात है। अगर मैं रेशम की बात करूं तो भारत के जो रेशमी कपड़े थे, राजाशाही कपड़े, जो राजा टाइप के लोग पहनते थे, रेशमी कपड़े देखे होंगे आपने, उनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। यूरोप में डिमांड क्या थी? हाई थी। भाई वहाँ राजाशाही कपड़े पहनना सब चाहते थे, सिल्क एकदम रेशमी कपड़ा, अच्छा कपड़ा। अब डिमांड जब हाई होगी तो आपको पता है कि वैल्यू भी क्या होगी? हाई होगी। बात समझ में आई? सेम कपास का मामला। कपास से क्या बनता था? कपास से बनता था कपड़ा। तो कपास से क्या बनता था भाई मेरे? कपास से बनता था कपड़ा, कॉटन जो कपड़े होते हैं। और कपड़े की भी, इस कपास की भी डिमांड क्या थी वहाँ? बहुत ज़्यादा हाई। क्यों थी? क्योंकि औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे आने वाली थी, वो आगे बात करेंगे। तो कपास की डिमांड ज़्यादा होगी, तो डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा भाई मेरे? वैल्यू भी ज़्यादा होगी। बात समझ में आई या नहीं? इसके बाद में कपास, रेशम, इंडिगो, सॉल्टपीटर, चाय कहाँ से मिलती थी? बेसिकली चाइना से। चाय कहाँ से मिलती थी? और चाय के शौकीन तो आज भी अंग्रेज बहुत ज़्यादा, आप जानते हो। चाय कहाँ से मिलती थी? चीन से, है ना। और चीन में तो थोक के भाव में चाय होती थी, वहाँ मिलती थी सस्ती। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? चीन में चाय सस्ती थी, ये सस्ती खरीदते थे और इसको यूरोप में कैसी बेच देते थे? महंगी बेच देते थे। तो होगा फ़ायदा या नहीं होगा? ठीक है। इसके अलावा अपने माल में शामिल किया अफीम जैसी चीज। अफीम, अच्छा अफीम का भी कॉन्सेप्ट है, देखेंगे आगे। अभी ये तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अफीम का क्या है, अफीम की क्यों ज़्यादा मांग थी। और दास व्यापार में भी भाग लिया। दास व्यापार, ये क्या है? दास व्यापार, लोगों को यहाँ से दास के रूप में खरीदना और इनको अमेरिका के मार्केट में बागों में बेचना। ये भी आगे चलते हैं। कंपनी अंततः राजनीति में शामिल हो गई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट के रूप में काम करने लगी। और 1700 के दशक के मध्य से 1800 के दशक के मध्य तक इन्होंने काम किया। यानी कि 1800 के मध्य तक, मतलब समझ रहे हो, 1850 तक लगभग इन्होंने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में काम किया। कैसे काम किया? व्यापारिक कंपनी। हालांकि ऐसा नहीं है, 1757 या 1764 से ही, बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि से ही, जब इन्होंने इलाहाबाद में बंगाल के दीवानी राइट्स लिए, वहीं से ये राजनीतिक पार्टी हो गई थी। बट फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज लेके चलते हैं। और इसके बाद ये पूरी तरीके से भारत पर क्या करने लगे? रूल करने लगे, शासन करने लगे। बात समझ में आई?
तो देखो स्थापना कब हुई और क्यों हुई। कब हुई? 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600। कहाँ हुई? लंदन में हुई। कई सारी कंपनीज को मिलाकर एक कंपनी बना दी जाती है, ठीक है। और इसको व्यापार करने के यहाँ तक स्थापना हो गई। क्यों की गई? ऑब्वियसली धातुवाद और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की विचारधारा को आप देख लो। बेसिकली शुरुआत में इसकी स्थापना क्यों की गई? मसालों का व्यापार करने के लिए, क्योंकि मसालों की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। भारतीय मसाले आज भी अच्छे मसाले होते हैं, आप जानते हो। और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो वैल्यू ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फायदा होगा। रेशमी कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, कपास की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और चाय की डिमांड तो आज भी है। तो इन सारी चीज़ों में ये सब चीज़ें भारत में और दक्षिण पूर्वी देशों में सस्ती मिलती थी, क्योंकि यहाँ तो हर घर में मसाले थे, हर घर में रेशम था, तो यहाँ तो चीज़ें सस्ती थी। यहाँ से ये लोग सस्ती खरीदते थे और यूरोप में इनको महंगा बेचते थे, और एक मोटा मुनाफा ये लोग कमाते थे। तो मोटा मुनाफा कमाने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। बात समझ में आई या नहीं? बताइए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य नाम, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कई पेपर में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पूछ लिए गए हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। लोग किस पे ध्यान देते हैं? एंटरटेनमेंट पे। किस पे ध्यान देते हैं? एंटरटेनमेंट। बस क्लास में एंटरटेनमेंट मिल जाए, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए, कोई मर जाए बस, वहां आपको अच्छा लगता है ना। आपके साथ कुछ अश्लील बातें हो जाए, हल्की सी डबल मीनिंग बातें, है ना, वो अच्छा करती हैं। कुछ हैं हमारे कुछ कोचिंग्स हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा, एक मैडम है, तो उनका क्या रहता है, उनसे ऐसी बातें करवा लो बस, मतलब भगवान ही मालिक है, वो पढ़ाती क्या है, रोमांटिक हो जाए। तो ऐसी क्लासेस आपको अच्छी लगती होंगी, है ना, लेकिन बेसिक मुद्दों पर ध्यान नहीं देते, है ना। और बेसिक मुद्दों पर ध्यान देना है तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था? तोते उड़ गए तोते, है ना। तोते उड़ने में 2 मिनट लगती है, फिर ऊपर नीचे ऐसे घूम के देखते हो। तो एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर इसीलिए आ रहा हूं मैं। कोई भी एग्जाम दे लेना, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स तक, वादा कर रहा हूं क्वेश्चन बाहर चला जाए तब मुझसे कहना, केस कर देना मेरे ऊपर। चलिए ठीक है भाई, चलिए कर मत देना भाई केस वेस, ठीक है ना। चलो ईस्ट इंडिया कंपनी कहने ना, तो देखो कंपनी को आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया था। आमतौर पर इसका नाम क्या दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम क्या दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम दिया गया इसको आमतौर पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों दिया गया पता है? क्योंकि ब्रिटेन का अगर देखा जाए, यूरोप जो था वो उस देश के पूरब में भारत होता है। भारत कहाँ है? ईस्ट में। भारत कहाँ है? यूरोप के ईस्ट में, यानी कहाँ है? पूरब में। अब जब पूरब में है तो भैया नाम क्या रख दिया हमने? ईस्ट, क्योंकि कहाँ पर है? पूरब में। किस देश के नाम पर? इंडिया। और कंपनी तो कंपनी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, भारत क्योंकि पूरब में पड़ता है इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी। आमतौर पर इसे किस नाम से जाना गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना जाता है। अपने अस्तित्व के दौरान इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना गया। शुरुआत में कुछ और नाम भी थे। अनौपचारिक रूप से इसे अक्सर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग करने के लिए, मतलब ऐसा था। देखो डचों ने भी क्या किया? अपनी कंपनी का नाम क्या रखा? डचों ने भारत से ही व्यापार करेंगे ये भी, तो इन्होंने भी क्या रखा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रांसीसी तो बाद की बात है। पुर्तगालियों ने भी क्या नाम रखा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। क्यों रखा नाम? वो तो आपको पता ही है, कोई ईस्ट में है, सबने अपने अपने देश के नाम पहले जोड़ लिए। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारे नाम मिले जुले से हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा ब्रिटेन वालों ने कि हम कुछ अलग नाम देते हैं, कॉमन सा हो जाएगा, मतलब ऐसा कंफ्यूजन वाली नहीं हो जाती। तो उस तरीके से उन्होंने सोचा अपना अलग पहचान बनाने के लिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रखा? अंग्रेजी
ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम पहले शुरू हुआ, है ना। फिर उसके बाद 4 मेंबर्स के बाद अगर देखा जाए 1600 से 1708 तक, औरंगजेब की डेथ के 1 साल बाद तक, इसका नाम क्या रहा? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज। थोड़ा लंबा ना भाई। गवर्नर, तो इसका गवर्नर होता था कैप्टन, तो उसको गवर्नर और कंपनी, गवर्नर और कंपनी, ये 2 फेज बताए उन्होंने, गवर्नर होगा और कंपनी होगी। क्या किसकी? व्यापारियों की, मर्चेंट्स, ठीक है। कहाँ की? लंदन की। और क्यों आ रही है? व्यापार करने किसके साथ? ईस्ट इंडीज के साथ, ईस्ट के देशों के साथ। तो देखो क्या नाम हो गया? गवर्नर होगा कप्तान कंपनी का, तो गवर्नर एंड कंपनी किसके हैं? व्यापारियों के। तो मर्चेंट्स, मर्चेंट्स कहाँ के हैं? ये लंदन के। और क्यों आ रहे हैं? ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज। तो ये नाम था पहला इसका, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आई क्या नहीं? अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो देखो भैया, सबसे पहला प्रयास इसमें बताया गया है कि 1608 में, लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ बेसिक जानकारी। सबसे पहला प्रयास किसी ब्रिटिश नागरिक ने अगर या ब्रिटिश या अंग्रेजी व्यापारी ने जो किया था वो 1599 में किया था। कब? 1599 में पहला व्यक्ति, वो ब्रिटेन का जो था, वो आया भारत। पहला व्यक्ति कहां का? ब्रिटिश, ब्रिटिश। और इस आदमी का नाम था मिल्डेन हॉल। क्या नाम था? मिल्डेन हॉल। ये आदमी जो आया, ये भारत आया का 1599 में। और भारत में उस समय शासन किसका चलता था? अकबर का। तो किसके शासन काल में आया? अकबर के शासन काल में आया। लेकिन इस आदमी को कोई नहीं जानता। सब लोग क्या कहते हैं कि पहली बार जो आए थे वो कैप्टन हॉकिंस आए थे। बेसिक आपको बताया जाता है कैप्टन हॉकिंस भारत में आए थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी किताब को पढ़ लेना, 1599 में पहला ब्रिटिश यात्री जो आया था वो मिल्डेन हॉल आया था, जो किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासनकाल में। लेकिन अब दूसरा जो व्यक्ति आया था, वो दूसरे व्यक्ति कौन आया था? 1608 में। और इस आदमी का नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? और ये किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आता। अच्छा, एक क्वेश्चन उसने जब एग्जाम दे रहा था तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि जहांगीर के नाम का अर्थ क्या है? तो जहांगीर के नाम का अर्थ होता है विश्व विजेता। याद रखना, जहांगीर को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? इसके लिए उपाधि है, इसकी वास्तव में नाम तो सलीम था, सलीम, है ना। विश्व विजेता, विश्व विजेता को क्या बोला जाता है? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया। तो इसको हम पहला यात्री इसलिए बोल देते हैं कि ये आदमी जिस पर्पस से भारत में आया था वो पर्पस पूरा कर लिया था। मतलब भारत में व्यापार करने की परमिशन, जो अनुमति थी, वो इसी आदमी को मिली थी। किसको मिली थी? अनुमति जो मिली थी वो किसको मिली थी? कैप्टन हॉकिंस को मिली थी। कैप्टन हॉकिंस को। मिल्डेन हॉल को अकबर के द्वारा अनुमति नहीं मिली थी, तो इस बेचारे का कोई नाम नहीं। यानी कहते हैं कि जो आदमी सफल हो जाता है ना, लोग उसी को याद करते हैं, असफल आदमी को कोई याद नहीं करता। वास्तव में 1599 में पहला व्यक्ति जो आया था वो मिल्डेन हॉल था। लेकिन जिस उद्देश्य से भारत में परमिशन लेने के लिए आया था व्यापार की, लेकिन वो मिली नहीं, इसी वजह से इस आदमी का कोई नाम नहीं। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं? अब ये सोचो कि कैप्टन हॉकिंस में ऐसी क्या खास बात थी कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने परमिशन दे दी। इसका कारण देखो, एक और बात मैं बता दूं। मेरा मानना यह है कि परमिशन तो छोड़ो, जहांगीर ने इसको रॉयल चार्टर्ड दिया था। क्या दिया था? रॉयल चार्टर्ड। देखो, परमिशन और रॉयल चार्टर्ड में क्या अंतर है मैं बता देता हूं। हालांकि इसको आप परमिशन भी कह सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है
कि परमिशन और रॉयल चार्टर्ड में कुछ अंतर हो जाना चाहिए। परमिशन क्या है कि मान लो यहाँ पे भी मैं बताता हूँ, ये मुंबई है ना, तो मुंबई में एक जगह है मीरा रोड, मान लो मुंबई में एक जगह है मीरा रोड, ठीक है, तो मीरा रोड पर ही कोई आदमी व्यापार करेगा सिर्फ इसी एरिया में, पूरे मुंबई में नहीं कर सकता, और बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ मीरा रोड पे ही कर सकते हो आप, है ना। या आप दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में एक जगह है अभी कनॉट पैलेस, तो कनॉट पैलेस पे ही व्यापार करोगे आप सिर्फ, और बदले में टैक्स दोगे। ये तो होती है परमिशन। और अगर ये कह दिया जाए कि बेटा दिल्ली के 4 कोने हैं और चारों कोनों में जहां तुम्हारी इच्छा हो पूरी दिल्ली में आप व्यापार करो, ये था रॉयल चार्टर्ड। मतलब जहांगीर इतना खुश कैसे हो गया, जहांगीर इतना खुश कैसे हो गया कि भैया जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को, मैं आपको बताऊं, 400 रुपए का मनसबदार भी बनाया, अपने दरबार में नौकरी दी थी जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को। इतना खुश क्यों हो गया, इसके बारे में बात करते हैं अभी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताने वाला था बहुत जल्द। हमारे एक मित्र है या कलीग कह लीजिए, केडी यादव सर, और एटा में वो एक एकेडमी चलाते हैं, सनराइज एकेडमी, और बहुत अच्छी एकेडमी है, बहुत अच्छा कैंपस है, सिलेक्शन भी वहाँ से स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो अभी वहाँ पर हमारा ये सौभाग्य है कि उन्होंने हमें इन्विटेशन दिया है कि हम उनकी अपनी टीम के साथ सेमिनार करें। तो बहुत जल्द हम एटा के लोगों से, एटा के स्टूडेंट्स से बहुत जल्दी रूबरू होने वाले हैं, फेस टू फेस, है ना। तो आप लोगों का इंतज़ार खत्म होने वाला है और हम बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं, ठीक है भाई लोग। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, लेकिन तब तक आप चैनल के माध्यम से इस जानकारी को लेते रहो, ठीक है भाई। चले, तो समझ में आया। अच्छा, जहांगीर इतना प्रसन्न कैसे हो गया कि परमिशन तो छोड़ो, क्या दे दिया, रॉयल चार्टर्ड, और साथ के साथ 400 मनसब की नौकरी भी दे दी अपने दरबार में। इतना खुश कैसे हो गया भाई ये आदमी, तो सीधी बात है, खुश क्यों हो गया। एक तो जहांगीर इसके लिए बहुत बहुमूल्य उपहार लाया था। क्या लेके आया था, उपहार, गिफ्ट लाया था। गिफ्ट पे तो आजकल समझ रहे हो भाई, गिफ्ट दे दो, तुम हमारे और हम तुम्हारी, और तुम हमारी और हम तुम्हारे, हो ही जाता है, गिफ्ट पे ही मामला चलता है सारा, है ना। तो गिफ्ट लाया, और सबसे बड़ी बात वो मदरा लेकर आया, शराब लेकर आया वहां से। क्या लेकर आया, मदरा लेकर आया, शराब, और जिसको हम बोलते हैं वाइन, क्या बोला जाता है, वाइन। तो वाइन लेकर आया, और यूरोप की वाइन तो वैसे ही फेमस है भाई, बहुत अच्छी वाइन है, बहुत अच्छी वाइन है यूरोप की हमारे। और यूरोप की वाइन ऐसी है कि लोग वहाँ उसको डेली बेसिस पे कह सकते हैं दवाई के रूप में लेते हैं। यूरोप में, हमारे यहाँ सुबह सुबह दूध पीते हैं, हम चाय पीते हैं। हम स्कूल जाते थे, बच्चे थे, तो हमें मम्मी कहती थी बेटा चाय पी जा, दूध पी जा, लेकिन बाकी मम्मी क्या कहती है, बेटा वाइन पी जा। क्योंकि अब ऐसी भी नहीं वाइन हमारे वहाँ के लोगों के पास वो भरी हुई है, वहाँ के लोगों के लिए वो नॉर्मली आपको जो कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है वैसे ही मिलती है वाइन, तो नॉर्मली वो आराम से लिटिल लेते हैं, समझ रहे हो ना। और हमारे भारत वालों को मिल जाए ना, तसले के तसले खाली करते भाई निश्चित। और उन्होंने भेज दो यूरोप, 3 दिन के लिए भेज दो, 3 दिन में आदमी तो पता नहीं चलेगा कहाँ सो रहा है, वो उठेगा पिएगा, उठेगा पिएगा, ना खाना ना पीना, मतलब वो पिएगा, फिर हो जाएगा ऐसा, है ना। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, खाने से पहले 2 पैग लिए, ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये इस तरीके की, ये कहते हैं ना कि एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो सिर्फ ना मैं प्रचार कर रहा हूँ, ना किसी को इसके लिए मैं किसी को बढ़ावा दे रहा हूँ, है ना। तो सिर्फ बहुत गलत चीजें हैं शराब वगैरह। बाकी मैं बता रहा हूँ कि यूरोप की वाइन बहुत ज्यादा फेमस है, और वही ये लेके आया, तो भैया खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। कौन, जहांगीर। अरे वाह भाई, अब तो पता है शराबी आदमी को शराब मिल जाए तो कुछ भी करवा लो उससे तुम, ठीक है ना। तो ये लेके आया। दूसरी चीज, शराबी आदमी को शराब मिल जाए ना भाई मेरे, ना मिले शाम के समय 3 दिन तक उसे शराब ना मिले, चौथे दिन वो आदमी वायलेंट हो जाए, समझ रहे, फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता, बस शाम को चाहिए उसे। ये होते हैं एडिक्ट, है ना। शराबी आदमी को शराब दे दो, कुछ भी करवा लो तुम। अब वही ले आया क्या, मदरा, और ऐसी मदरा जो फेमस थी विश्व में। आदमी जहांगीर भाई साहब फ्लैट,
जहांगीर ने कहा दादा बस अब तुम ही हो, ठीक है, बहुत बढ़िया किया, है ना। और इसके अलावा अच्छा एक बात बताओ भाई लोग, आप मान लो अमेरिका जाओ और अमेरिका में आपको कोई अपना नहीं मिला, आप एक दिन घूम रहे हो और घूमते घूमते आपको एक व्यक्ति मिल जाता है और आप उससे पूछते भाई कहाँ के हो, वो कहता है इंडिया का। अरे भाई कितना प्यार आ जाएगा आपको, भाई परदेश में कोई तो अपना मिला। और वो कहते हैं इंडिया में भी ना मैं दिल्ली का हूँ। अरे भाई दिल्ली का एक कतई जहर, आ जा भाई। और दिल्ली में भी वो कहते कि भैया मैं ना राजेंद्र नगर का हूँ। अरे भाई तो पड़ोसी है, अपना भाई है, भाई अपना भाई है, बस आ जा, गले मिल जा बस, तू है ना। तो ये जो व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस, एक भाषा है तुर्की, तुर्की भाषा का बहुत बड़ा ज्ञाता था। और तुर्की देखा जाए तो मुगलों की भी भाषा थी, और भाषा के प्रभाव से इसने कैप्टन हॉकिंस का दिल जीत लिया। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर का दिल जीत लिया। एक तो शराब, दूसरा भाषा का प्रभाव। जहांगीर खुश, जहांगीर ने कहा भाई जो है तू है, बस मेरा तो भाई। अच्छा भाग्य भी साथ दे रहा था कैप्टन हॉकिंस का। वो साथ क्या दे रहा था, वो साथ क्या दे रहा था भाई, वो साथ ये दे रहा था, वो साथ क्या दे रहा था, वो साथ ये दे रहा था कि वो साथ क्या था कि उस समय जहांगीर की जो वाइफ थी वो बहुत बीमार थी। बहुत सारे वैद्यों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको इलाज किया उनका, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। इत्तेफाक से कैप्टन हॉकिंस एक डॉक्टर भी था, इसने क्या किया, जहांगीर की वाइफ का इलाज कर दिया, जहांगीर की वाइफ ठीक हो गई। जय श्री राधे, बस हो गया काम। जहांगीर ने खुश होकर उसे क्या दे दिया, रॉयल चार्टर्ड दे दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहला आदमी जो था वो मैंने आपको बता दिया, मिल्टन हॉल। लेकिन उस आदमी का नाम क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि सफलता किसको मिली, कैप्टन हॉकिंस को। 1608 में सूरत के बंदरगाह पर कंपनी के जहाज पहली बार भारत आए। 1615 में थॉमस रो मुगल सम्राट नूरुद्दीन सलीम यानी जहांगीर के दरबार में आया, किसके आदेश से, राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। राजा जेम्स प्रथम कौन थे, ब्रिटेन के सम्राट, ठीक है। उनके दरबार पहुंचे, एक वाणिज्यिक संधि और अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, अभी इसके पीछे बहुत कलेसे बनेंगी, अभी देखना। तो पहली फैक्ट्री कहाँ खुल रही है, सूरत में खुल रही है। कहाँ खुल रही है, सूरत में। अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मुगल सम्राट अपने महलों के बदले में भी सभी प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं और समृद्ध जो माल महल में मौजूद करवाने होंगे। समझ रहे हो, अपनी जगह देंगे और जगह के बदले में बहुत सारी चीजें उन्होंने डिमांड कर दी। बात समझ में आई आपको या नहीं आई? तो ये था कंपनी की शुरुआत। अब बात करते हैं भारत में व्यापार की शुरुआत। वही चीज बता ही चुका हूं, ये किताबी भाषा है, वही मसाले, रेशम, इंडिगो, सॉल्टपीटर और चाय, है ना। 1711 में कंपनी ने 1711 में क्या किया, कंपनी ने चीन के कैप्टन प्रांत में स्थायी व्यापार पद स्थापित किया और चांदी के बदले चाय का व्यापार चीन से, देखो मैं बताया अभी आपको, है ना। 1715 के अंत तक व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए कंपनी ने फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के आसपास के बंदरगाहों में ठोस व्यापार की शुरुआत की। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिटेल तो आपको अभी आगे मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए, तो ये थी आज की क्लास। बाकी ये मैंने एक आपको इन शॉर्ट बताया है, और बाकी डिटेल में मैं आपको कल आगे पढ़ाऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुद्दा क्या था, आगे कैसे चला। लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में नवीन राज्यों का उदय, मतलब मुगलों के बाद जो नए राज्य उभर कर आए थे, हैदराबाद, कर्नाटक जैसे राज्य, उनके बारे में मैं कल डिटेल में बात करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अब पसंद आई होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बस बेसिक कंसेप्ट समझो, क्योंकि आज समझोगे कल डिटेल में क्लियर करूंगा और आगे की चीज़ों को। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज की क्लास क्लियर करके आपका आगे का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। और अब पूरी क्लास देखा करो, जहाँ शब्द मिस हो जाते हैं ना, चीज़ें आपके लिए खराब होंगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।